का लेसन था, तो हमने इसमें भी काफ़ी कुछ इसका डिटेल में पढ़ के रखा हुआ है, राइट। तो आपको टेंथ का कंसेप्ट याद होगा कि आपने एक कार्डबोर्ड लिया था और उस कार्डबोर्ड में आयरन के पार्टिकल्स को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखा हुआ था, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया था, और फिर आपने क्या किया था, उसमें से एक करंट कैरिंग कंडक्टर को पास कर लिया था, कुछ ऐसे, ऐसा बीच में होल बनाया था और उस होल में से ये कंडक्टर को पास किया था। यही था वो 10th वाला एक्सपेरिमेंट। और अब इसमें से करंट पास किया, राइट, तो इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है, मतलब ये मैग्नेट बन जाता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते थे 10th में, इलेक्ट्रोमैग्नेट, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेट बना है ना वो। और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, उस मैग्नेटिक फील्ड समझता है ना, मैग्नेटिक फील्ड 11 में मैंने तुम्हें तो बताया था, याद करो क्या होता है ये, एरिया अराउंड मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट, मटेरियल मैग्नेट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट। मटेरियल मैग्नेट मतलब वो मटेरियल है, बस उसके पास मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है, या फिर करंट के कारण मैग्नेट बन गया है। कोई भी मैग्नेट का अराउंड का एरिया अराउंड मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज प्रेजेंट, मैग्नेटिक फोर्स इज प्रेजेंट। तो जिस भी एरिया में मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट है, हम लोग उस एरिया को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये जो आयरन के पार्टिकल्स है, इनके ऊपर क्या लगा था, फोर्स। और ये जो आयरन के पार्टिकल्स है, उन्होंने अपने आप को ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज कर लिया था। याद है आपको, ये जो पार्टिकल्स पहले ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड थे, अब वो ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल में आ जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर सेम हो, रेडियस अलग अलग हो। तो इस तरीके से अब ये जो लाइंस, जैसी लाइंस उन्होंने बनाई थी, वो आयरन के नेल्स ने जो लाइंस बनाई थी, उन लाइन को हमने क्या बोल दिया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, याद है ना, ओके। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ओरिएंटेशन समझने के लिए आपके पास एक राइट हैंड थंब रूल था, है ना, जिसमें आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, सब कुछ 10th स्टैंडर्ड का ही है। और जो कर्ल्ड फिंगर्स है, कर्ल्ड फिंगर्स, यस, कर्ल्ड फिंगर समझती है ना, ये ऐसे, तो वो देती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो क्या होगा, यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर हाथ में रखा हमने, इस तरीके से रखा उसको, तो थंब ऊपर है, मतलब करंट का है ऊपर, क्योंकि करंट ऊपर है इसलिए थंब मैंने ऊपर लिया। करंट नीचे होता तो मैं थंब कहाँ लेता, ऐसा। और ये लाइंस मुझे दिख रही कि बाहर आ रही है, तो फिर यहाँ से लाइंस ऐसी बाहर, है ना, ऐसे, और फिर घूमते हुए यहाँ से कहाँ जा रही है, अंदर। तो राइट साइड से एरो अंदर रहेंगे, लेफ्ट साइड से एरो बाहर रहेंगे, ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ बेसिक्स में तुम्हारे साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10th में हमने पढ़ा था कि व्हेनेवर करंट इज पास्ड थ्रू एन कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर, वो कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है, एंड दैट कंडक्टर इज कॉल्ड एज, आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये इधर लिखा हुआ मैंने, ठीक है। तो ये तो वो 10th वाला पार्ट, ओके। अब हम लोग थोड़ा इसको डिस्कस करते हैं कि ये मैग्नेटिज्म आता ही क्यों है, बट मतलब लाइक इतना तो समझ में आ गया हमें कि करंट पास किया इसलिए मैग्नेटिज्म आया, बट करंट पास करने से ऐसा क्या हुआ कि ये कंडक्टर जो है मैग्नेट बन गया है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि करंट पास करना मतलब होता तो क्या है। करंट पास करना मतलब चार्ज को मूव करना। व्हेन यू से कि करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए टू बी, ये जो कंडक्टर है उसके ए से उसकी बी तक क्या जा रहा है, करंट जा रहा है। तो आपको पता है कि आपने अभी अभी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव से करंट शुरू होता है, मतलब करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से क्या होती है, निगेटिव होती है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव,
तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके कारण वो चार्ज फ्लो होता है, जिनके कारण वो करंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन कहां से कहा जाते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं। इलेक्ट्रॉन मीन्स चार्ज। सो चार्ज फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू एंड करंट फ्लोज फ्रॉम। तो जब आप बोलते हो कि करंट ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, व्हाट यू रियली मीन इज चार्जेस कहां से कहां आ रहे? बी टू ए आ रहे। ठीक है, मैंने ये वी बार क्या लिखा है यहाँ पे? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, चार्जेस की वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना। जिस तरफ चार्जेस जाते हैं उधर उनकी वेलोसिटी होगी। तो चार्जेस सीधे नीचे आ रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने नीचे लिया है। अरे डायरेक्शन नीचे लिया है, समझ समझा कि नहीं? तुम बोलोगे बार बार क्यों दिया है? वो वेक्टर का साइन है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो करंट जो है, करंट अगर ए से बी जा रहा है तो चार्जेस। तो जब आप बोलते हो कि करंट फ्लो करने के कारण यहाँ पे मैग्नेटिज्म आया है, इसका मतलब चार्जेस के मूव करने के कारण क्या आया है? मैग्नेटिज्म। मतलब मैं तुम्हें ये बोलूंगा कि ठीक है, 10 तक ठीक था कि करंट फ्लो करेंगे तो कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आती है। अब थोड़ा इसको थोड़ा हायर लेवल पे सोचो, करंट फ्लो करना मतलब क्या मूव होना? चार्ज मूव होना। तो जब आप बोलते हो करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड आई, व्हाट यू रियली मीन इज चार्ज मूव होने से क्या आई? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको याद रखना चाहिए कि मूविंग चार्ज, ठीक है, इज अ टाइनी मैग्नेट। मूविंग चार्ज खुद एक क्या होता है बोलो? टाइनी मैग्नेट है ना, टाइनी मैग्नेट ही है। तुम बोलोगे क्यों? मतलब सच में वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, बट उसका बिहेवियर वैसा है ना, राइट? मूविंग चार्ज बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, behave like a tiny magnet and produces magnetic field around it। ठीक है, तो वो अपने अराउंड जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इसके बाद जब कभी भी आप लोग मूविंग चार्ज देखोगे, समझ जाना वो एक छोटा सा मैग्नेट है और वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मतलब वहां पे मैग्नेटिज्म है। तुम में से कोई बोलेगा बट आपने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बोला था कि चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो वो तो सही है ना, वो कहाँ गलत है? राइट, चार्ज के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही होती है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में इलेक्ट्रो मींस चार्ज, स्टैटिक मतलब स्टेशनरी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चार्ज चैप्टर में जो भी चार्जेस का हमने स्टडी किया था वो चार्जेस स्टेशनरी थे। तो स्टेशनरी चार्जेस के अराउंड खाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस चैप्टर में मैं जो चार्ज ले रहा हूं वो मूविंग चार्ज ले रहे, और मूविंग चार्ज के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड भी आती है और इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती ही है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सो मूविंग चार्ज बिहेव लाइक अ टाइनी मैग्नेट, प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट अलोंग विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है क्योंकि चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसमें तो कोई डाउट नहीं, वो तो होती ही है। बट वो चार्ज मूव करने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ कौन आएगा? मैग्नेटिक फील्ड आएगा, राइट? अच्छा, अगर चार्ज स्टेशनरी रहेगा तो इफ चार्ज इज स्टेशनरी ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अराउंड द चार्ज। तो चार्ज अगर स्टेशनरी रहेगा तो उसके अराउंड खाली कौन सी फील्ड रहेगी बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कब आती है? मैंने इधर लिखा ना, क्लियर कट लिखा हुआ है, मूविंग चार्ज। ठीक है, तो मैग्नेटिज्म क्यों आया तुम्हें समझ में आ रहा है अभी? मैग्नेटिज्म ये प्रॉपर्टी जो है जिससे मेटल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी क्यों आई? क्योंकि चार्जेस क्या हो रहे? मूव हो रहे। ठीक, जहां कहीं पे भी अभी अब तुम लोग ये देखोगे, मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी देखोगे, समझ जाना कि वहां पे कुछ ना कोई मूविंग चार्ज होगा, इसीलिए क्या आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। ठीक, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सो अभी 10 तक हमने पढ़ा था कि कंडक्टर में से करंट पास किया तो कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है? वो कंडक्टर हमारे लिए मैग्नेट होता है और हमने उस मैग्नेट का नाम रखा हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक, अब हमने थोड़ा और सोचा कि करंट पास होना मतलब चार्ज फ्लो होना, चार्ज मूव होना। तो अब आप बोलोगे कि चार्ज के मूव होने से क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज खुद, मूविंग चार्ज खुद एक छोटा सा मैग्नेट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपके सिलेबस का, दैट इज लॉरेंस फोर्स। ऐसा कोई हेडिंग नहीं है तुम्हारे बुक में, लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो इधर आन दो अब यहाँ पे, लेट अ चार्ज particle of mass m and charge q moves through a electric field। ध्यान देते रहो, कौन सा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड? तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। moves through uniform electric field। सो एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल है जिसके पास Q चार्ज है और वो चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में से मूव हो रहा है। तो देन अ फोर्स, क्या उस फोर्स का नाम है? देन कूलम्स फोर्स, है ना। कूलम्स फोर्स एक्ट्स ऑन पार्टिकल। ये हम लोग 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि पार्टिकल के ऊपर क्या एक्ट होगा? कूलम फोर्स, राइट। और कितना होगा वो फोर्स? देयरफॉर वो फोर्स होगा Q इंटू E। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है, इसलिए इधर सफिक्स में E लिख देना। तुम्हें नहीं समझा मैंने क्या लिखा? और डायरेक्टली लिखा है क्योंकि इतने सारे चैप्टर इसके बारे में पढ़ लिए, अभी डायरेक्टली नहीं लिखेंगे क्या? तुम्हें याद है कि नहीं कि देखो इधर आन दो, एक सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज के अराउंड में सब जगह क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा कोई चार्ज आया तो उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्ट करती है? फोर्स। कितना होता है वो फोर्स? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो चार्ज इस तरफ गया तो वो जो फोर्स आएगा वो आता है Q इंटू E इज इक्वल टू फोर्स। अच्छा, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? तो जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वही उस फोर्स की भी डायरेक्शन होती है, ये मत भूलना, राइट। तो इस तरीके से आपके, अगर आपने चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से मूव किया तो उस चार्ज के ऊपर इतना फोर्स एक्ट होता है, ठीक है। अभी आगे सुनना। नाउ इफ द सेम चार्ज is moved through magnetic field with velocity v bar। इधर आन दो, अभी बार लिखना छोड़ दो। तो अगर वही चार्ज, अब उस चार्ज को मैं कहां से मूव कर रहा हूं? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड में से, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए सिंबल हमने B लिया हुआ है 11 में, अगर आपको याद हो तो, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी इसलिए बार। तो अगर वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में से मूव किया तो क्या होगा? सब लोग इधर कॉन्सेंट्रेट करना। तो सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोला, मूव थ्रू यूनिफॉर्म, इधर यूनिफॉर्म वर्ड डालना मत भूलना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जिसका हर पॉइंट पे वैल्यू क्या होता है? सेम होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। इसमें से मैं चार्ज को मूव कर रहा हूं, तो जानबूझ के चार्ज को एट एन एंगल पे मूव कर रहा हूं, ठीक है। सो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ चार्ज, ये v बार जो है वो वेलोसिटी ऑफ चार्ज है। अच्छा, वेलोसिटी डायरेक्शन इधर क्यों दिखा है? क्योंकि चार्ज इधर जा रहा होगा, इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। तो फिर अब ये चार्ज जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में से, तो तुमको पता है चार्ज खुद भी एक छोटा सा मैग्नेट है। तो यहाँ पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होंगी, या कितने मैग्नेट होंगे? यहाँ पे दो, एक मूविंग चार्ज खुद एक मैग्नेट, और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि जैसे यहाँ पे कितने चार्ज है? चार्ज बोल रहा हूं यार, दो मैग्नेट जैसा सिचुएशन हुआ, एक एक्सटर्नल फील्ड वाला मैग्नेट और एक मूविंग चार्ज खुद एक छोटा सा क्या है, और दो मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते? तो ये मूविंग चार्ज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर फोर्स लगाएगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा? तो अब ये चार्ज एक्सटर्नल वाले पे कितना फोर्स लगाता है मुझे उससे लेना देना नहीं है,
एक्सटर्नल वाला इसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है वो देखना है मुझे। तो अब मुझे बताओ आप, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी? क्यों? क्योंकि मूविंग चार्ज खुद एक क्या है? मैग्नेट है, और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाता है, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, राइट? तो नाउ इफ अ सेम चार्ज इज मूव्ड थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v bar, इट एक्सपीरियंस, इट मतलब कौन? चार्ज, चार्ज एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स ऑन इट, उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है। और मैं फॉर्मूला वो लिख रहा हूं, जिन्होंने 11 में पढ़ा नहीं इसको ध्यान दो तुम लोग सब लोग। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू वी बार क्रॉस बी बार। 11 में हमने दो फोर्सेस पढ़े, एक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज और एक पढ़ा फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज एंड फोर्स एक्टिंग ऑन, अगर चार्ज है तो चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट होता है क्यू वी बी साइन थीटा, और ये चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने पूरा का पूरा कंडक्टर रख दिया, एक चार्ज नहीं रखा, पूरा कंडक्टर रख दिया, ऐसा कंडक्टर जिसमें से करंट पास हो रहा है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता था आई एल बी साइन थीटा। आप ये दोनों चीजें आप लोग 11 के बुक में जाके कंफर्म कर सकते हो। तो Q चार्ज होता है, V उस चार्ज की वेलोसिटी होती है, B वहां की मैग्नेटिक फील्ड होती है, और थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। और अगर आपने पूरा का पूरा रॉड या वायर, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रख दी, तो उस वायर के ऊपर इतना फोर्स एक्ट होगा। तो I उस वायर का करंट है, L उस वायर का लेंथ है, B उधर की मैग्नेटिक फील्ड है, और लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा? थीटा। आप चाहिए तो 11 की बुक में कंफर्म कर सकते हो। तो हमने ये ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है कि फोर्स एक्टिंग, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज, वो होता है Q इंटू वी बार क्रॉस बी बार। अच्छा, क्रॉस क्यों है यहाँ पे? क्योंकि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्ट है, नहीं एक मिनट, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोडक्ट है वो फोर्स है, और फोर्स खुद एक क्या है? वेक्टर है। तो दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर एक वेक्टर है तो हम लोग इधर क्रॉस लेते हैं, याद आ गया? और दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर एक स्केलर है तो हम लोग इधर क्या लेते हैं? डॉट लेते है ना, मैथमेटिकल मेथड्स, वेक्टर्स चैप्टर। खैर आगे, तो इन मैग्नीट्यूड, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लू, जस्ट मैग्नीट्यूड लू, ये तो वेक्टर फॉर्म हुआ ना, मैग्नीट्यूड में ये फोर्स कितना रहेगा? तो मैग्नीट्यूड में ये फोर्स रहेगा क्यू वी बी, क्रॉस हटाया तो क्या आएगा? साइन थीटा। तो ध्यान दो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में से मूव किया तो चार्ज के ऊपर इतना कूलम फोर्स एक्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इतना फोर्स एक्ट होता है चार्ज के ऊपर। और वही चार्ज अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में से मूव किया तो उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी क्या एक्ट होता है? फोर्स एक्ट होता है, वो मैग्नेटिक फोर्स है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 से दिखा रहा हूं। तो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज मूविंग थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज मूविंग थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब अगर चार्ज ऐसे स्पेस से जा रहा है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो, है ना, तो ये दोनों भी फोर्सेस उसके ऊपर क्या होंगे? फिर एक्ट होंगे। तो आगे, एंड इफ अ चार्ज मूव्स थ्रू अ स्पेस वेयर बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर प्रेजेंट, तो चार्ज ऐसी जगह से मूव हो रहा है, स्पेस मीन्स जगह जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हैं, तो फिर उसने कितना फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है? तो देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो ये दोनों होंगे। तो वो फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा बोलो? नेट मतलब टोटल। तो नेट फोर्स रहेगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का नाम कूलम फोर्स है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का नाम मैग्नेटिक फोर्स है ना, या फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, जैसे भी बोलना है आपको। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलो? क्यू इंटू ई बार, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना है? क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार। तो दोनों में से क्यू और क्यू क्या निकलेगा? कॉमन। तो नेट फोर्स जो है
वो आएगा Q इंटू ई बार प्लस V बार क्रॉस B बार, ठीक है। और ये जो टोटल फोर्स आया जो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो? लॉरेंस फोर्स। क्या बोलते हैं? लॉरेंस फोर्स। तो दिस फोर्स इट्स कॉल्ड एज लॉरेंस फोर्स, ठीक। सो लॉरेंस फोर्स कब एक्ट होता है पार्टिकल के ऊपर? जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से जब मूव होता है तो उसके ऊपर इतना फोर्स एक्ट होता है, लॉरेंस फोर्स। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए उसके ऊपर बार मत देना, ओके। और जब भी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करोगे आंसर वेक्टर ही आएगा, तो बीच में क्या रहेगा? क्रॉस रहेगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन। अच्छा, इधर तो कोई दो वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, चार स्केलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और हमने 11 में पढ़ा है कि स्केलर इनटू वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर, और यहाँ पे दो वेक्टर का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए ना इधर क्रॉस आएगा ना डॉट आएगा। डॉट और क्रॉस तभी डिसाइड करे जाते हैं जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो, इधर कोई दो वेक्टर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। सो लॉरेंस फोर्स क्या है, समझ में आया? कुछ डाउट है? अब ध्यान दो, लॉरेंस फोर्स के कुछ स्पेशल केसेस, अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, कॉन्सेंट्रेट करना। पहला, इफ द चार्ज is moving parallel or anti-parallel to magnetic field, तो जो चार्ज मूव हो रहा है ना, मूविंग चार्ज जो है वो एक तो फील्ड को पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। तो अगर मूविंग चार्ज फील्ड को पैरेलल रहेगा, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, ये मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज मान लो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो फिर चार्ज और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में रहेंगे, पैरेलल अगर बोला तो दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0, राइट। थीटा 0 डिग्री रहेगा। तो पता है ना यहाँ पे मैं किस थीटा की बात कर रहा हूँ? ये जो मैग्नेटिक फोर्स में, इधर आन दो, ये जो थीटा है ना, ये थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। 11 में भी पढ़ा था, डायग्राम में भी समझाया था, ये पॉइंट एज इट इज रिपीट हुआ है, 11 में भी है। तो देखो ना, आप डायग्राम में देखो ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो जो तुम्हारा एंगल थीटा होता है ना, वो किसके बीच का एंगल होता है? चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का एंगल होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने बोला है कि चार्ज जो है एक तो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है। तो थीटा एक तो 0 डिग्री रहेगा या फिर 180 डिग्री रहेगा। 0 डिग्री कब? अगर वो पैरेलल है तो। पैरेलल मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम, और एंटी पैरेलल मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर तो चार्ज इधर जा रहा है, ऐसे। तो फिर उस केस में तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना रहेगा? मैग्नेटिक फोर्स, आई एम इंटरेस्टेड इन मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स जो होता वो होगा QVB साइन थीटा। सबको पता है कि अगर आपने थीटा के जगह पे 0 पुट किया या 180 पुट किया तो आंसर क्या आने वाला है? 0 ही आने वाला है। तो Q इंटू VB इधर 0 एंड देयरफॉर 0, राइट। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल इज 0। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से जा रहा है, बट अगर वो मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट होता नहीं है ना। नहीं तो हम लोग हमारे माइंड में क्या कंसेप्ट लेते हैं कि चार्ज, स्मॉल चार्ज एक टाइनी मैग्नेट होता है, और टाइनी मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में से जाएगा तो उसके ऊपर हमेशा ही क्या एक्ट होना चाहिए? फोर्स एक्ट होना चाहिए। ये ट्रू नहीं है, ये चार्ज के केस में ट्रू नहीं है। चार्ज अगर पैरेलल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में से या एंटी पैरेलल जाएगा तो फोर्स एक्ट ही नहीं होता है। चार्ज अगर पर्टिकुलर एंगल पे जाएगा, पर्टिकुलर इन द सेंस 0 डिग्री या 180 डिग्री के अलावा किसी और एंगल पे जाएगा, तो फिर उसके ऊपर क्या एक्ट होता है? फोर्स एक्ट होता है। तो फिर आप लोग यहाँ पे स्टेटमेंट बना लो, 10 नो मैग्नेटिक फोर्स does not act
on charge particle which is moving okay, which is moving parallel in the direction of magnetic field, मतलब जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी में जा रहा है, और ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मतलब 0 डिग्री या 180 डिग्री एंगल रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स चार्ज के ऊपर एक्ट होने वाला नहीं है। ठीक, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी तो उसका फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला देखोगे तो इसमें कोई थीटा है ना, मतलब चार्ज की वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल बनता है उससे कुछ लेना देना ना, वेलोसिटी से लेना है ना एंगल से लेना है, कुछ नहीं। चार्ज मूव हो रहा है नहीं हो रहा है उससे भी लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स हमेशा एक्ट होता है अगर चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, बट मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा नहीं है। ठीक है, यहां तक तुम्हें समझा? अच्छा, केस नंबर 2। नेक्स्ट केस, second case is if the charge is stationary inside magnetic field, मतलब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में तो है बट कैसा है, स्टेशनरी है, मतलब नॉट मूविंग, है कि नहीं, मतलब उसकी स्पीड जो है वो कितनी रहेगी, 0, राइट। तो स्पीड अगर 0 रहेगी तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा। तो क्यू वी मतलब उसका स्पीड, तो बी इंटू साइन थीटा, तो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0। वंस अगेन मैग्नेटिक फोर्स कितना आया, 0। तो चार्ज अगर स्टेशनरी रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स एक्ट होता नहीं है, तो चार्ज मूव होना चाहिए, है ना, तभी उसके ऊपर क्या एक्ट होगा, फोर्स। और मूव होते टाइम भी वो पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं मूव होना चाहिए, मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री इसके अलावा कुछ और एंगल बना के मूव होना चाहिए, तभी उसके ऊपर क्या एक्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, thus मैग्नेटिक फोर्स acts only when charge is moving in magnetic field, at some angle except theta is equal to 0 और 180 डिग्री। ये दो एंगल बन रहे तो फिर फोर्स नहीं एक्ट होगा। तो चार्ज मूव होना चाहिए और एंगल 0 या 180 डिग्री नहीं बनना चाहिए। ये दो कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो उस चार्ज के ऊपर क्या एक्ट होगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक, अदरवाइज मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा। कुछ डाउट यहां तक, श्योर है? ओके, अभी ये अब तक जो पढ़ा वो उसमें कुछ स्पेशल नहीं है, मतलब आधा तो 11th का ही है, मोस्ट ऑफ द 11th का ही। तीसरा पार्ट अब हम लोग समझेंगे, तीसरे वाले पार्ट में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें पता है कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है और आपको एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री नहीं है, तो उस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, एक्ट होगा। अब मुझे उस फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। अब जिनको वेक्टर्स के कंसेप्ट क्लियर है उनके लिए तो ये कुछ है ही नहीं। बोलो, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू V बार क्रॉस B बार। तुम बोलोगे वेक्टर फॉर्म क्यों लिया, क्योंकि उससे तो डायरेक्शन पता चलेगा। तो अब मुझे बताओ, फोर्स जो वेक्टर है वो वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है कि नहीं, मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कौन है, फोर्स वेक्टर है ना। तो जल्दी से क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन याद करो 11th स्टैंडर्ड से। तो आपको पता है, याद करो, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज अ थर्ड वेक्टर और न्यू वेक्टर।
वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर इज अ थर्ड वेक्टर या फिर न्यू वेक्टर, एंड दिस न्यू वेक्टर, ये जो नया वेक्टर है, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस टू वेक्टर। तो ये जो देखो ये हमेशा अप्लाइड है, जब भी दो वेक्टर, तीसरा वेक्टर नया वेक्टर जो है वो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, ये वेक्टर जो है इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ये फिक्स है कि ये जो वेक्टर है वो इन दोनों की प्लेन को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर ही रहेगा। अरे हाँ या ना, तो फिर ये याद का है ना तुमको वेक्टर प्रोडक्ट में। सो फिर अब अगर मैं ये बोलूं, इधर आन दो अभी यहाँ पे, तो अगर मैं एक प्लेन ले लूं, सपोज आप लोग अपना लॉजिक लगाओ यहाँ पे, सपोज एक प्लेन लिया, ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, ओके। अब इस प्लेन में अगर मैं सपोज ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और इस प्लेन में से इस तरफ जा रहा है आपका चार्ज, इस तरफ चार्ज जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये चार्ज की डायरेक्शन, राइट। तो ये वेलोसिटी बोला तो चार्ज की डायरेक्शन, राइट। क्लियर है क्या? अब हमें पता है कि अभी ये जो चार्ज है उसके ऊपर फोर्स लगने वाला है, क्योंकि ये एंगल नाइदर 0 है नॉर 180 है, एग्रीड। मतलब चार्ज पैरेलल भी नहीं और एंटी पैरेलल भी नहीं, तो मैग्नेटिक फोर्स तो जरूर लगने वाला है, ठीक है। अब वो जो फोर्स है उस फोर्स की डायरेक्शन चाहिए। अब हमें एक थियोरेटिकल कंसेप्ट से पता है कि उस फोर्स की डायरेक्शन जो है इन दोनों की प्लेन को कैसी होती है, परपेंडिकुलर। तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस प्लेन में, तो जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी उस प्लेन को कैसी रहेगी, परपेंडिकुलर। मतलब इस प्लेन में ये मैग्नेटिक फील्ड है और इधर तुम्हारा चार्ज का डायरेक्शन है, तो इसको परपेंडिकुलर मतलब ऐसा कौन रहेगा, फोर्स। अब वो परपेंडिकुलर तो ऊपर भी हो सकता है, और तो इसके लिए आपके पास राइट हैंड थंब रूल था। क्या राइट हैंड थंब रूल, वो अलग, हाँ, वो कंडक्टर वाला अलग, ये अलग। राइट हैंड थंब रूल वेक्टर में क्या था कि आप लोग क्या करो, अपनी फिंगर्स को कर्ल्ड करो वो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन में। तो क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का है, वी और बी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पूरे चैप्टर में इसको यूज करने वाला हूं। तो वी से बी तक आप लोग फिंगर्स अरेंज करोगे। अगर इधर बी बार क्रॉस वी बार होता तो बी से वी तक अरेंज करते, बट नेचुरली इधर वी बार क्रॉस बी बार ही है, तो फिंगर्स आपको आप लोग को वी टू बी अरेंज करनी है, ठीक है, और थंब को स्ट्रेच करना है। तो फिंगर्स को अरेंज कर लिया वी टू बी, तो थंब कहाँ आ रहा है, ऊपर। सो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन ऊपर रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स, उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। और ये जो है मैग्नेटिक फोर्स ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, इन दोनों को परपेंडिकुलर भी रहेगा, इन दोनों की प्लेन को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, राइट। तो तुम्हारा फोर्स जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को भी परपेंडिकुलर है, फोर्स वेलोसिटी को भी कैसा है, परपेंडिकुलर, क्योंकि वो उनके प्लेन को ही परपेंडिकुलर है, दोनों के प्लेन को ही परपेंडिकुलर, मतलब वो दोनों को भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन कैसी बोलो, अपवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वी बार एंड बी बार। वी बार और बी बार के प्लेन को कैसा है, परपेंडिकुलर है। आप ये भी बोल सकते हो कि जो तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स है वो परपेंडिकुलर है तुम्हारे वेलोसिटी वेक्टर से, और मैग्नेटिक फोर्स से परपेंडिकुलर है तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड से, दोनों से परपेंडिकुलर है। क्योंकि अगर कोई लाइन उन, मतलब अगर ये फोर्स ये प्लेन से परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन में आने वाले हर लाइन से भी वो कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। ये कुछ ऐसा मान लो, ये तुम्हारा वेलोसिटी है और ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, और हमें पता है कि फोर्स इन दोनों की प्लेन को कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर, ऐसा। तो अगर वो प्लेन को परपेंडिकुलर, तो इस प्लेन को भी वो कैसा है, और इसके साथ भी कैसा है वो। वही मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर फोर्स इन दोनों की प्लेन को ही परपेंडिकुलर है, तो फोर्स इन दोनों को इंडिविजुअली भी कैसा है, परपेंडिकुलर है। और वो हमें यही से कंफर्म हो चुका था जब हमने ये देखा था कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स वेक्टर है, और क्रॉस प्रोडक्ट जब आता है तो जो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो वेक्टर होता है वो इन दोनों की प्लेन को परपेंडिकुलर होता है। So therefore thus magnetic force on moving charge is always perpendicular to
मैंने परपेंडिकुलर का सिंबल लिखा है, तुम लोग स्टेटमेंट लिखना प्रॉपर वर्ड फॉर्म में लिखना। परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी, perpendicular to its velocity vector and magnetic field। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये पता चलेगा क्यों। सो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो वेलोसिटी वेक्टर से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि वो उनकी प्लेन को ही परपेंडिकुलर होता है। यहां तक कुछ डाउट है? ठीक है, अब आगे सुनना। इसी से मैग्नेटिक फोर्स का जो नेचर है, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी को परपेंडिकुलर रहेगा, राइट? हाँ, अब तुम्हें कुछ समझाने जा रहा हूं मैं, कॉन्संट्रेट करना। ओके सपोज एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ऐसा राइट साइड में मूव हो रहा है, v इतने वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट राइट साइड में मूव हो रहा है। अब अगर मैंने इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया है ना, तो उसका इंपैक्ट क्या होगा? उसका इंपैक्ट होगा इंक्रीज इन स्पीड, है ना? स्पीड में क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, है कि नहीं? ये उसका इंपैक्ट रहेगा, केस नंबर 1। केस नंबर 2, अगर मैंने ऑब्जेक्ट अगेन ऐसे मूव हो रहा है, नेचुरली मूव हो रहा है, राइट? और उसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो मैंने उसकी वेलोसिटी के ऑपोजिट में लगाया, राइट? नाउ व्हाट इज द इंपैक्ट? डिक्रीज इन स्पीड, डिक्रीज इन स्पीड। डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, राइट? डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ओके, उसके बाद तुम बोलोगे सर डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज होगा, अभी ये पीछे जाएगा, राइट? पीछे तो तब जाएगा ना जब पहले इसका वेलोसिटी जब 0 होगा। पहले तो फोर्स ऑपोज कर रहा है, मतलब उसी डायरेक्शन में मूव होगा, बट स्पीड थोड़ा कम होते जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, राइट? जैसे कि मान लो कोई साइकिल जा रही है और कोई उस साइकिल को ऐसा कोई ऑपोज कर रहा है, तो थोड़ी देर के लिए वो मूव होगा और फाइनली रुक जाएगा। तो डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, बट स्पीड क्या हुई? कम हुई। ये होता है जब आप फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगाते हो या फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट लगाते हो, ठीक है? बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है? जस्ट यहां पे ध्यान दो। अब यहां तो अगर मैं जो फोर्स लगा रहा हूं, ऑब्जेक्ट अगेन मूव हो रहा है विद द स्पीड v बार ऑफकोर्स, और इस बार जो फोर्स लगाया वो उसके कुछ एंगल पे लगाया ना, उसकी डायरेक्शन में लगाया, वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं लगाया, वेलोसिटी के ऑपोजिट में भी नहीं लगाया, वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल पे लगाया। समझा? फोर्स इज इंक्लाइन टू वेलोसिटी। तो क्या होगा? अब ये इंपैक्ट डायरेक्टली नहीं समझ आए होगा, आपको फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं देख पा रहा हूं कि जो फोर्स मुझे दिख रहा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, अरे हाँ या नहीं? तो ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस और ये हुआ तुम्हारा वाई एक्सिस। करो फोर्स को रिजॉल्व। फोर्स को रिजॉल्व करेंगे तो फोर्स ने इसके साथ थीटा बनाया है, तो इस तरफ रहेगा एफ कॉस थीटा और इस तरफ रहेगा शाबाश, राइट? अब जो एफ कॉस थीटा है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। एफ कॉस थीटा और वेलोसिटी डायरेक्शन क्या है? तो फिर यहां से दो और सिचुएशन होंगे। ये जो एफ कॉस थीटा जो है वो चेंजेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की स्पीड की डायरेक्शन में, जो फोर्स ऑब्जेक्ट के स्पीड या वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या उसके ऑपोजिट में है, वो उसकी वेलोसिटी को या स्पीड को क्या करता है? चेंज करता है। बट ये जो एफ साइन थीटा जो फोर्स है वो ना वेलोसिटी की डायरेक्शन में है ना उसके अपोजिट है, वो वेलोसिटी को कैसा है? परपेंडिकुलर है। अब आप में से कौन बताएगा कि वो क्या करेगा? हाँ, यस, आप लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर याद करो। ये वाला ये जो एफ साइन थीटा है वो वेलोसिटी को कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो वो आपके वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या करेगा? चेंज कराएगा और उसको गोल गोल घुमाएगा, उस ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमाएगा। अरे हाँ या नहीं? मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाएगा। अगर आपको याद हो तो ये अर्थ है और ये मून है ना?
सो मून को एक वेलोसिटी मिली हुई है बिग बैंग के टाइम पे, वो ब्लास्ट जब हुआ था तब उसके पास वेलोसिटी है, तो मून जा कैसे रहा था, स्ट्रेट स्ट्रेट जा रहा था। बट अर्थ उसके ऊपर क्या एग्जर्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट ये फोर्स मून के वेलोसिटी के साथ कैसा है, इसीलिए अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ना मून की स्पीड बढ़ाता है ना उसकी स्पीड कम करता है, बस उसको जगह पे घुमा देता है। इसलिए मून कभी गिरता नहीं है अर्थ पे, राइट, क्योंकि वो उसके वेलोसिटी कैसा है बोलो, परपेंडिकुलर है, फोर्स परपेंडिकुलर है। मून यहां आएगा, मून को अगेन जाना कैसा है, स्ट्रेट ही है, तो ये मून की वेलोसिटी डायरेक्शन है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमेशा ही लगेगा, अर्थ अपनी तरफ खींचता है उसको। अगेन वंस अगेन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वेलोसिटी कैसा है, परपेंडिकुलर है, और मून क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। इस पॉइंट पे भी मून आएगा, उसको जाना तो हमेशा कैसा है, सीधा है, और ये अर्थ लगाएगा उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स। वंस अगेन ये फोर्स कैसा है, परपेंडिकुलर, और ये क्या परफॉर्म करेगा बोलो, सर्कुलर मोशन। और ये फोर्स जो सेंटर की तरफ है, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट का क्या चेंज होता है बोलो, डायरेक्शन, और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या परफॉर्म करता है, सर्कुलर मोशन। बट ये तभी पॉसिबल है जब वो फोर्स वेलोसिटी को कैसा हो, परपेंडिकुलर, जो यहाँ पे हो रहा है। ये एफ साइन थीटा जो है, एफ साइन थीटा, वो आपके वेलोसिटी के डायरेक्शन को कैसा है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। तो एफ साइन थीटा जो है, एफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है ना। तो एफ साइन थीटा ये परपेंडिकुलर है वेलोसिटी से, हेंस इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वो पार्टिकल की क्या चेंज करता है बोलो, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। स्पीड को नहीं चेंज करता, वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करता है। एंड ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। तो ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है बोलो, सर्कुलर मोशन। तो याद ही रखने का, जब कभी भी फोर्स वेलोसिटी को क्या हो, परपेंडिकुलर है, उस फोर्स का एक ही इंपैक्ट है, ना वो स्पीड बढ़ाएगा ना स्पीड कम कराएगा, वो बस डायरेक्शन चेंज करवाएगा, उस ऑब्जेक्ट को गोल गोल घुमाएगा। अरे आया ना, अब बस इतना नॉलेज अगर तुम में आ गया है तो आप वापस इधर आ जाओ। मैग्नेटिक फोर्स परमानेंटली वेलोसिटी के साथ कैसा होता है, हमेशा ही, चांस ही नहीं कि वो कभी परपेंडिकुलर ना हो। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स अगर हमेशा परपेंडिकुलर है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल का ना स्पीड बढ़ाएगा ना कम करेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स वो आपके वेलोसिटी को कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो वेलोसिटी को या इसके स्पीड को ना बढ़ाएगा ना, बस उसकी डायरेक्शन क्या करेगा, मतलब इसको इसकी डायरेक्शन चेंज करवाएगा, मतलब इसको गोल गोल घुमाएगा। नहीं समझा। तो जो पार्टिकल है वो अभी क्या करेगा, वो पार्टिकल ऐसे घूमने वाला है, ऐसे क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। इस तरीके से सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को कैसा है, दैट इज वाई, राइट। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं यहां पे, और ये अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। 10 मैग्नेटिक फोर्स, अच्छा उसके पहले नोट करो कि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू क्या है, वेलोसिटी है। तो मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट अफेक्ट द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल। वो चार्ज पार्टिकल के स्पीड को अफेक्ट करता नहीं है। स्पीड को अफेक्ट नहीं करता मतलब काइनेटिक एनर्जी को भी अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल का खाली क्या करता है बोलो, डायरेक्शन चेंज करता है। इट ओनली चेंजेस द बोलो डायरेक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल।
और डायरेक्शन चेंज करता तो है, बट उसको क्या कर परफॉर्म करवाता है, सर्कुलर मोशन, है ना, इनकम्प्लीट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या, क्योंकि स्पीड तो चेंज नहीं करवाता है, मतलब स्पीड क्या रहता है, कांस्टेंट, बस गोल गोल घूमेगा, तो कांस्टेंट स्पीड से अगर गोल गोल घूमेगा तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। 10 चार्ज पार्टिकल performs very very important statement, uniform circular motion UCM in a space where only magnetic field is present. ऐसी जगह जहां पे खाली मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो, वहां पे तुम्हारा चार्ज पार्टिकल खाली क्या परफॉर्म कराएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और कोई ऑप्शन नहीं उसके पास। तो यहां पे अगर मैं सर्कुलर मोशन दिखा दूं तो वो कुछ ऐसा रहेगा, ऐसा नहीं मतलब रहेगा तो ऐसा ही, बट मैंने तो बड़ा डायरेक्शन ये कर दिया, मैं अगर देखना ही है तो ऐसा रहेगा, थोड़ा छोटा ड्रॉ करता हूं, ये V बार, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये सेंटर पे रहेगा, ऐसा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट होगा, ऐसा रहेगा, ऐसा इस तरीके से रहेगा, समझ में आ रहा है क्या? सो इस स्लाइड से क्या समझ में आया तुम क्लियर है क्या? ये फिक्स है ना कि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल के प्लेन को कैसा रहेगा, और अगर कोई आपके कोई फोर्स अगर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो वो वेलोसिटी का ना स्पीड बढ़ाता है ना स्पीड को कम करता है, खाली क्या चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करना मतलब वेलोसिटी को चेंज करना, स्पीड को चेंज नहीं करता, वेलोसिटी को चेंज करता है, और वेलोसिटी में भी क्या चेंज करता है वो, डायरेक्शन। और दूसरी चीज वो पार्टिकल खाली क्या परफॉर्म करता है बोलो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व होना, रिवॉल्विंग विथ कांस्टेंट स्पीड, रिवॉल्विंग विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। कुछ डाउट है अभी यहाँ पे? ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स का इंपैक्ट समझ में आया, बट उसके लिए एक चीज है ना कि वहां पे खाली मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, अगर कोई और भी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो इफेक्ट फिर थोड़ा और कुछ और हो जाएगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड तो उसको गोल गोल घुमाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको पुश करेगा ना, तो वो तो हम लोग आगे समझेंगे। मैं तो खाली तुम्हें ऐसी जगह की बात बता रहा था जिस जगह पे खाली क्या प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, अ स्पेस वेयर ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वहीं पे होगा जहां पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है खाली, और कोई प्रेजेंट नहीं, ठीक है। कुछ डाउट है यहां तक? ओके, आगे एक और छोटा सा पॉइंट, आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना है बोलो, वो है QVB साइन थीटा, ठीक है। और सबको पता है कि ये जो थीटा एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो सपोज किसी केस में ऐसा हुआ कि जो थीटा है वो 90 डिग्री है, थीटा कितना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर आपस में कैसे हुए, कभी ऐसा हुआ तो, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो, इफ बोला है मैंने, देखो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को सो हमेशा ही परपेंडिकुलर होता है, उसमें इफ वगैरह का कुछ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी, ठीक। अगर वो भी परपेंडिकुलर है तो फिर क्या होगा आगे, मैग्नेटिक फोर्स का क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला बनेगा QVB साइन 90, साइन 90 1 होगा, तो QVB ये आपके फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि साइन इससे ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो साइन मैक्सिमम वैल्यू साइन की 1 होती है, तो फिर ये फोर्स की भी कौन सी वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम,
तो फिर यहाँ से तुम बोलोगे फिर क्या, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो ये ऊपर मैग्नेटिक फोर्स है, ये Q और V, Q मतलब चार्ज, V मतलब वेलोसिटी, ये दोनों नीचे डिवाइड कर रहे हो, सामने मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो यहां से आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। अच्छा, SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का दूसरा नाम मैग्नेटिक इंडक्शन भी है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए दूसरा नाम क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो उसका जो SI यूनिट है वो है टेस्ला, ठीक है। और दूसरा और क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है उसके फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला से बना लो ना मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, SI यूनिट। ऊपर कौन है, फोर्स है ना, फोर्स है तो नीचे ऊपर रहेगा न्यूटन, नीचे चार्ज मतलब कूलम, और वेलोसिटी मतलब मीटर पर, तो सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा ये, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर, न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर। दो बार पर कई के लिए बोल रहे हो, आज चलेगा, वो कूलम मीटर बोल दिया तो भी चलेगा। क्लियर है यहां तक। CGS यूनिट क्या रहेगा, हाँ गॉस, ठीक है। और 1 टेस्ला जो होता है वो होता है 10⁴ गॉस। ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। डाउट है, बाउंसर है, अरे समझाए कि नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, सब नॉलेज वाला ही। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दिमाग में ये डाल दिया ना कि मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को हमेशा कैसा रहता है, मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को हमेशा, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को बढ़ाता है या कम नहीं करता, बस उस ऑब्जेक्ट की चार्ज की डायरेक्शन क्या करता है, गोल गोल घुमाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपके टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट पॉइंट वो है साइक्लोट्रॉन मोशन। साइक्लोट्रॉन मोशन, नाउ व्हाट इज साइक्लोट्रॉन मोशन, ठीक है। तो इसको समझने के लिए इधर ध्यान दो। सो सपोज ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आपको सी ओरिजिन है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले आपको पता होगा कि जैसे मान लो ये प्लेन है ना, तो अगर ये सपोज इसको प्लेन ले लो, रुको, सपोज मैं इसके ऊपर लिख रहा हूं और मुझे वेक्टर जो है इसको परपेंडिकुलर और आउटवर्ड ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर और, तो वो मैं तुम्हें ऐसे दिखा सकता हूं, बट बोर्ड पे ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं क्या। तो जब भी वेक्टर प्लेन को परपेंडिकुलर और आउटवर्ड दिखाना हो तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते थे, भूल गए, सर्कल और डॉट। इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड आउटवर्ड। प्लेन मतलब पेपर, बेसिकली जिस पेपर पे आप लिख रहे हो उस पेपर को वो परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ, परपेंडिकुलर टू द पेपर एंड आउटवर्ड। और दूसरा था परपेंडिकुलर टू पेपर एंड इनवर्ड। याद आ रहे हैं ये दो साइन, ठीक है। तो अगर सपोज ये प्लेन है और मुझे वेक्टर ये दिखाना है कि अंदर है, मतलब इस स्क्रीन के अंदर वेक्टर जा रहा है, तो ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते ना आप लोग। तो उसके लिए आप लोग अंदर जो जा रहा है उसके लिए क्रॉस ड्रॉ करते हो और जो बाहर आ रहा है वो डॉट दिखाते हो, ठीक है। अच्छा ध्यान दो अब यहाँ पे। सो कॉन्सेंट्रेट करना, मैं क्या बोल रहा हूं, सब लोग कॉन्सेंट्रेट करना। तो सपोज मेरे पास एक चार्ज है और वो चार्ज जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा मतलब चार्ज की जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस की तरफ है,
चार्ज इज मूविंग अलोंग वाई एक्सिस। और इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर की तरफ। नहीं समझा ये? हाँ, ऐसा देखो, चार्ज ऊपर जा रहा है, चार्ज जा रहा है, और ये पेन मतलब मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर और इनवर्ड, तो क्रॉस से ही दिखाऊंगा ना मैं, बट मैं ये ड्रॉ नहीं, जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन में ड्रॉ कर पा रहा हूं वैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ड्रॉ कर पाऊंगा क्या? तो ड्रॉ करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। तो ये सिचुएशन है, ये समझा कि नहीं समझा? दिस इज द सिचुएशन। और मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी भी आपस में परपेंडिकुलर है। आपको सबको दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये क्या है? वेलोसिटी। ये दोनों आपस में तो परपेंडिकुलर है ही है। अच्छा, दोनों का प्लेन कौन सा है? इन दोनों का प्लेन, इन दोनों का प्लेन ये है, ये प्लेन है इन दोनों का। अगर मैं पेज ऐसे रखूं तो फट जाएगा, ऐसे रखा तो पेज फट जाएगा, बट पेज को अगर मैंने ऐसे रखा तो वह फटने वाला। तो इस प्लेन में ये दोनों। अब जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव होता है, तो चार्ज के ऊपर क्या लगने वाला है? फोर्स, मैग्नेटिक। और वो उन दोनों की प्लेन को कैसा होता है? तो इन दोनों की प्लेन तो ये है, अब उसको परपेंडिकुलर ना, तो उनकी प्लेन अगर ये है तो उनको परपेंडिकुलर ऐसा रहेगा, एक तो इस तरफ या इस तरफ, वो डिपेंड करता है आपके राइट हैंड थंब रूल पे। बट आपको पता है कि आप लोग फिंगर जो है वो कहां से कहां घुमाते हो? F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी बार क्रॉस बी बार। तो आप लोग V से कहां तक घुमाते हो? तो ये वेलोसिटी है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो V से B तक आप लोग घुमाओगे ना, तो थंब इस तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, वो इधर रहेगा। अरे है नहीं? तो दिखा दूं मैं उसको ऐसे, इस तरफ। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली। ठीक है, अब मुझे बताओ ये फोर्स आपके वेलोसिटी को कैसा है? अरे हमेशा फिक्स होता है ना, तो ये आपके वेलोसिटी को कैसा है? परपेंडिकुलर है। और अगर फोर्स वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो वेलोसिटी डायरेक्शन क्या करता है? वो चेंज करता है। तो क्या अभी चार्ज सीधा जा पाएगा? नहीं, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? चेंज होगी, और वो घूम जाएगा। अरे है नहीं? अब चार्ज मान लो यहां आ गया, चार्ज मान लो यहां आ गया, तो चार्ज अगर यहां आया घूम के, क्लियर है, तो मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिक्स है। चार्ज जो है वो अभी इधर आ गया है, मतलब वेलोसिटी डायरेक्शन इधर होगी, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर और इनवर्ड। अरे है नहीं? तो वन सेकेंड, जो अभी प्लेन इन दोनों का प्लेन ये हो गया है, किन दोनों का प्लेन? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, उन दोनों का प्लेन हॉरिजॉन्टल है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स रहेगा वो ऐसा रहेगा, परपेंडिकुलर इसको, बट कहां? ऊपर की तरफ की नीचे की तरफ। तो उसके लिए V2B फिंगर्स लगानी पड़ेगी, तो V2B फिंगर्स लगाए तो थंब कहां आ रहा है? नीचे, तो फोर्स कहां लगेगा? नीचे लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगा? बोलो, नीचे। और ये वेलोसिटी डायरेक्शन ऐसी है आपकी, अरे नहीं? और मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा फिक्स ही है, परपेंडिकुलर और इनवर्ड, और वेलोसिटी डायरेक्शन इधर है। तो अभी मुझे बताओ, मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी आपस में कैसे? परपेंडिकुलर। और ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन, राइट? और ये ऑब्जेक्ट जो है वो घूम जाएगा और हमेशा क्या परफॉर्म करेगा? बोलो, सर्कुलर मोशन। अब बार बार समझाते नहीं बैठा सकता, तो समझ जाओ, ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करेगा? सर्कुलर मोशन। इसी को हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन मोशन। क्या बोलते हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है या चार्ज पार्टिकल जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। अच्छा, सोच के बताओ, आपको पता है सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। जैसे अर्थ और मून के सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर होता है, इसलिए उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल बोलते हैं। वैसे इस केस में मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल बोलेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कहां है? टुवर्ड्स द सेंटर। देख रहे हो ना आप लोग? नहीं समझा? ओके, सो तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? इधर आन दो, इधर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के लिए जगह छोड़ रहा हूं। तो देयरफॉर तुम्हारे सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है? जल्दी से बोलो। सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है मैग्नेटिक फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स ये वहां बोला जाता है जहां पे पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा हो?
सर्कुलर मोशन। तो अब बताओ सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला फिक्स होता है, बताओ जरा क्या फिक्स फॉर्मूला, mv² बाई आर। अब मुझे फॉर्मूला लिखना है किसका, मैग्नेटिक फोर्स का, वो होता है QVB sin 90 y90। बिकॉज आप देख सकते हो कि वेलोसिटी वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ है, देख रहे हो आप लोग, अरे है नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, उसको परपेंडिकुलर और इनवर्ड। अरे वेलोसिटी ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, तो दोनों आपस में कैसे है, परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी वेक्टर में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री, तो sin 90 लिखूंगा ना इधर, तो ये आएगा QVB sin 90 1 होता है, तो ये तुम्हारा हुआ mv² अपॉन आर। अच्छा इधर वेलोसिटी का पावर कितना है 1, इधर वेलोसिटी का पावर 2, तो एक वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो mv अपॉन आर इज इक्वल टू QB, राइट। अच्छा आर इधर डिवाइड उधर क्या, तो मल्टीप्लाई, mv इज इक्वल टू कितना है QBR, इसको हम लोग बोलते हैं, इट्स कॉल्ड साइक्लो, इट इज साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला या फिर साइक्लोट्रॉन इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा इसको आगे तुम बोलोगे सर आपने यहां से कुछ निकाला क्यों नहीं, जैसे आर नहीं निकाला या वी नहीं निकाला, जैसे आर निकालना है तो क्यूबी इधर मल्टीप्लाई इधर गया तो डिवाइड, वी निकालना है तो एम इधर मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड, तो मैं बोलूंगा आप न्यूमेरिकल के हिसाब से या रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको एडजस्ट करो। तो अगर आपको वेलोसिटी चाहिए किसी केस में तो आप एम को उधर भेज दो, तो QBR अपॉन एम क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। सपोज आपको रेडियस चाहिए तो फिर QB को इधर भेज दो, तो MV अपॉन QB क्या आ जाएगी, रेडियस। तो इसको एज इट इज रखो, जैसे यूज करना है उसके हिसाब से हम लोग उसको एडजस्ट करेंगे। तो मैं समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है यहाँ तक। तो वापस से क्या था, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है ना, उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी v, है ना, चार्ज पार्टिकल अलोंग द y एक्सिस जा रहा था, और मैग्नेटिक फील्ड जो था वो परपेंडिकुलर और इनवर्ड था, है ना, प्लेन के पेपर के प्लेन को परपेंडिकुलर और इनवर्ड अंदर की तरफ, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि जब भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में से मूव होगा उस चार्ज के ऊपर क्या लगेगा, फोर्स, वो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, और वो फोर्स हमेशा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के प्लेन को कैसा होता है, परपेंडिकुलर। राइट हैंड थंब रूल से हमें पता चल गया कि वो इस तरफ है ना, और वो फोर्स अगर वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है तो वो फोर्स क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज करवाएगा, और पार्टिकल को क्या परफॉर्म कराएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड चेंज नहीं होता ना, इसलिए यूनिफॉर्म वर्ड लगाना जरूरी है, ठीक है। सो मैं इधर लिख रहा हूं, कंसिडर अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q। एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास m है और चार्ज कितना है उसके ऊपर q, मूविंग अलोंग y एक्सिस in a magnetic field, which is perpendicular to the plane of paper। जिस पेपर पे आप लिख रहे हो उस प्लेन पेपर को परपेंडिकुलर एंड इनवर्ड, ठीक है, मतलब वो वेलोसिटी को भी कैसी है, परपेंडिकुलर है, ठीक। सो देयरफॉर वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फोर्स acts on charge particle and due to which charge particle performs UCM। कुछ डाउट है इसमें, डायरेक्शन समझ में आया, कैसे डिसाइड किया, डायरेक्शन समझा कि नहीं, कि मजा आया उधर डायरो ड्रॉ कर लिया। साइक्लोट्रॉन मोशन समझ में आया कि नहीं, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में, अगर मैग्नेटिक फील्ड में उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होता है,
और उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो चार्ज पार्टिकल क्या प्रॉम करता है, सर्कुलर मोशन। नेक्स्ट जो आपको समझना है वो है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर। सो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, क्या है साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर, इधर ध्यान दो। तो हमने वैन डी ग्राफ जब जनरेटर जब समझा था, याद करो, उसमें हम लोग क्या करते थे, एक न्यूक्लियस लेते थे और इस न्यूक्लियस के साथ दूसरा न्यूक्लियस कोलाइड करवाते थे। ठीक है, और वहां से इस न्यूक्लियस को ब्रेक करते थे, है कि नहीं। तो उसके लिए हमें वो जो दूसरा चार्ज पार्टिकल है, अब ये पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज पार्टिकल भी हमने अल्फा पार्टिकल लिया था, वो भी पॉजिटिव लिया था। क्यों? क्योंकि उसका मास इसके बराबर होता है, तो ऑलमोस्ट सेम मास के रहेंगे तो कोलाइड होंगे तो जल्दी जल्दी ब्रेक होंगे। इलेक्ट्रॉन हल्का होता है, उसको कोलाइड करूंगा इसके साथ तो जल्दी ब्रेक, ये उसी को समझेगा जिसने वैन डी ग्राफ जनरेटर को पढ़ा था। तो अब मुझे बताओ, ये पार्टिकल जाके इसके साथ कोलाइड होगा तभी ब्रेक होगा, बट इसमें कोलाइड होने में एक प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये भी। तो उसके लिए इसको बहुत सारी क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, बराबर है। तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर वही करता है, चार्ज पार्टिकल को बहुत सारी क्या देता है, एनर्जी देता है। नाम में एक्सेलरेटर है, मतलब स्पीड बढ़ाना, और जब स्पीड बढ़ता है तो स्पीड का काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ इंटू मास इंटू स्पीड का स्क्वायर या वेलोसिटी का स्क्वायर। तो स्पीड बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो एक्सेलरेटर का काम ही वही है, स्पीड को बढ़ाना, और अल्टीमेटली कौन बढ़ेगी, और फिर बहुत सारी एनर्जी लेके ये जाके इसके ऊपर कोलाइड होगा और उसको तो ब्रेक करेगा, और जो भी हो ये ब्रेक होके जो एनर्जी मिलेगी, जो हमको एक्सपेरिमेंट करना है वो कर लेंगे, समझा, बट उसका ब्रेक होना जरूरी है। चल ठीक है, तो साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर का काम समझना है, चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, उसको एनर्जी, उसकी एनर्जी बढ़ाते रहना। ठीक, अब आगे सुन लो। अब इस एक्सेलरेटर चार्ज साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर को बनाना भी है, मतलब उसको कंफ्यूज भी करना है। तो कैसे बनता है मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है, तो घर में आपके मसाले का डब्बा होगा, ऐसा सिलिंड्रिकल होता है, पतला सा होता है। अब उसको पूरा अंदर से खाली कर देना, पूरा एम्प्टी कर देना। मेटल वाला चाहिए, हाँ ठीक है। तो मेटल का डब्बा सिलिंड्रिकल, अंदर से पूरा खाली। अब इसको बिल्कुल बीच में से काट देना, अरे आया ना। तो अब कैसा बनेगा, ये देखो, ये ऊपर कवर, नीचे भी, अंदर से एम्प्टी, और शेप डी जैसा रहेगा कि नहीं होगा। तो 2 डीज मिलेंगे, ये देखो, इधर से भी ऐसा ऊपर से कवर्ड रहेगा, इधर से कवर्ड रहेगा, अंदर से खाली रहेगा, है कि नहीं। आपने बीच में से काट कर दिया है, क्लियर है, बस यही है। तो आपको क्या करना है, ऐसे 2 डीज लेने हैं। तो डीज किससे बनते हैं, मेटल से। अंदर से वो कैसे होते हैं, एम्प्टी होते हैं, बराबर है। और मैंने उन डीज को बोर्ड पे ऐसे रखा, मतलब यहां पे मैं ऐसे ड्रॉ करने वाला हूं, उनको ऐसे रखने वाला हूं। सो कितने डीज है यहां पे, ये हुआ पहला डी, और दोनों डी में थोड़ा जगह छोड़ना, क्यों जगह छोड़ना समझेगा आपको। और ये दूसरा डी, एक को बोल दिया डी D1 और एक को बोल दिया डी D2। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे, बने किससे ये, और इनके अंदर का स्पेस खाली है, एम्प्टी है ना, कि सॉलिड है, एम्प्टी है, हॉलो है वो। ओके, अब आपको करना क्या है, एक और चीज करनी है। ये जो 2 डीज है उनके नीचे और उनके ऊपर मैग्नेट रखना है। ऊपर और नीचे क्या रखने, स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट। बट ये बोलने के लिए थोड़ा मुझे समझाने के लिए डिफिकल्ट जाएगा। आप ऐसा समझो कि इसके नीचे एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसका नीचे नॉर्थ पोल है, क्या है, और इसके इधर एक मैग्नेट रखा हुआ है इधर, ये है। तो ये 2 डीज है,
इसके नीचे इधर क्या रखा है, मैग्नेट, और मैग्नेट का ऊपर की तरफ कौन सा पोल है, और दूसरा मैग्नेट इधर रखा हुआ है, उसका साउथ पोल। समझ में आ रहा है क्या? ये दो डीज, एक मैग्नेट दूसरा मैग्नेट, नॉर्थ पोल। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहा जाती है, नॉर्थ टू साउथ। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है, वैसे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड 11 स्टैंडर्ड कुछ तो याद करो, सारा इधर ही दे है क्या? सो आपके पास ये दो डीज है, नीचे रखा हुआ है एक मैग्नेट, ऊपर भी एक मैग्नेट, और नीचे के मैग्नेट से लेके ऊपर की मैग्नेट तक कौन जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रही है, इसके पीछे से, इसके सामने की तरफ। तो पीछे से सामने की तरफ आ रही है तो ऐसा डॉट देंगे और बी बार लिखेंगे। नहीं समझा? तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ऐसी है। और मैग्नेटिक फील्ड इस मतलब पूरे ये दोनों डीज के नीचे से ऊपर आ रही है, मतलब इनमें ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इनसे होते हुए आ रही है। तो पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, वो कहीं पे भी पास हो सकती है। सो मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में से पास हो सकती है, ऑब्जेक्ट्स में भी पास हो सकती है। तो इन दोनों में से होते हुए कहां आ रही है, ऊपर, ऊपर आ रही है, बाहर आ रही है। कौन, करेक्ट। और मैग्नेटिक फील्ड दोनों डीज को कैसी है, परपेंडिकुलर है और बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। ठीक, क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों डीज के अक्रॉस एक एसी सोर्स कनेक्ट कर देंगे। कौन सा सोर्स, व्हाट इज एसी सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जिसका डायरेक्शन बार बार क्या होता है, चेंज होता है। मैं समझाता हूं क्या आप मुझे बोलना है। ये तुम्हारा D1 है, ये D2 है। तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, अगर पहले सेकंड करंट मतलब अभी फिलहाल टाइम बोल रहा हूं यार, अभी फिलहाल करंट अगर मान लो ए से बी जा रहा है, तो कुछ टाइम के बाद करंट बी से ए आएगा, फिर अगेन ए से बी, बी से ए से बी चलता रहेगा। हमारे घर पे करंट ऐसा ही होता है। हमारे घर पे जो करंट आता है वो क्या होता है, एसी करंट ही होता है। पहले टीवी के अंदर जाता है, फिर बाहर जाता है, अंदर बाहर, राइट। बट तुम बोलोगे टीवी बंद होता बाहर जाएगा, तो हम लोग उस करंट को एसी से किस में कन्वर्ट कर देते, डीसी को, डीसी में कन्वर्ट कर देते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट करंट में। बट एसी करंट वैसा ही है जिसकी वैल्यू बार बार क्या होती है, इंडिया में ये वैल्यू 50 टाइम्स चेंज होती है। कितनी टाइम चेंज होती है, हमारे घर के सप्लाई में। बट आप अपनी मर्जी से कितनी बार चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। सो अब बताओ, फिलहाल अभी इस मोमेंट पे D1 अगर पॉजिटिव है तो D2 क्या रहेगा, अबे एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरा क्या रहेगा। कैसे लोगे करंट, अभी देखो ये करंट फ्लो होगा ना, तो मान लो करंट D1 से D2 जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से। तो करंट अगर D1 से D2 जा रहा है तो D1 हो गया पॉजिटिव, D2 हो गया। तो अगले कुछ मोमेंट में करंट D2 से, मतलब ये पॉजिटिव और ये, क्योंकि करंट की डायरेक्शन फिक्स होती है फ्रॉम पॉजिटिव टू, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन फिर थोड़ी देर के बाद ये पॉजिटिव और ये, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब बार बार इनकी पोलैरिटी क्या होती है, कोई भी डी परमानेंटली पॉजिटिव नहीं, कोई भी डी परमानेंटली, क्योंकि दोनों को किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है, एसी सोर्स के अलाउंग। बट अगर बीच में मैं यहां पे सेल कनेक्ट करता तो ये फिक्स होता कि D1 हमेशा और D2 हमेशा, राइट। सेल में डीसी, सेल मतलब डीसी करंट, डीसी करंट में पोलैरिटी फिक्स होती है, एसी करंट में पोलैरिटी फिक्स होती नहीं है, बार बार चेंज होती रहती है। तुम बोलोगे कितने सेकंड के बाद चेंज होती है, वो तो आप सेट करोगे ना रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तुम बोलोगे हम कैसे सेट करेंगे, मैं तुम्हें समझाऊंगा क्या लॉजिक से सेट करेंगे उसको, राइट। तो इस तरीके से आपके पास कितने डीज है, बोलो, दो मेटल डीज है, हॉलो मेटल डीज है, अंदर से एम्प्टी है, देयर इज अ स्पेस बिटवीन टू डीज। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना एक यहाँ पे हम लोग चार्ज रखते हैं, राइट, आयन रखते हैं, पॉजिटिव आयन, ठीक है। तो ये आयन को हम लोग एक्सेलरेट करने वाले, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस आयन को हम लोग क्या करने वाले, एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब उसकी एनर्जी बहुत सारी इंक्रीज करने वाले। चलो यहां तक कुछ डाउट है, दिमाग में गया है सारा, तो इसको कैसे सेटअप किया समझ में आया। सो हाउ मेनी मेटल डीज आर देयर, हाँ, why they are called metal disc, because their shape is like disc, right. Inside they are solid or hollow, hollow. They are connected across a AC source,
AC source, due to which polarity of these will keep on. Agreed? अच्छा, there is a magnetic field from north to south, but वो magnetic field जो है वो इस these के plane को कैसा है? Perpendicular है, मतलब पीछे से ऊपर इधर बाहर आ रहा है ना ऐसा, तो उनकी इन दोनों की प्लेन को कैसा है ये? करेक्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और बाहर की तरफ आउटवर्ड है वो। ठीक, यहां तक कुछ डाउट है? करें एक्सपेरिमेंट को शुरुआत। तो आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। मान लो आपने स्विच ऑन कर दिया इसको, और लेट्स से तुम्हारा D1 जो है, सॉरी D1 जो है वो पॉजिटिव है और D2 जो है नेगेटिव है। D1 पॉजिटिव है और D2 एग्रीड। तो एक बात बताओ, पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वेरी गुड। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होता है? तो ये जो आयन है, जो चार्ज Q है प्लस Q है ना, तो वो किस फील्ड में है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। तुम बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड भी तो है सर। हाँ है, उसका भी इंपैक्ट डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल इधर कौन सी फील्ड है? एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दोनों को क्रॉस फील्ड बोलते हैं। क्रॉस फील्ड। वाई क्रॉस फील्ड? क्योंकि मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ऐसी नीचे की तरफ है फिलहाल, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, तो दोनों एक नीचे की तरफ और एक बाहर की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को कैसी है? परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर फील्ड को क्रॉस फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइट। तो दैट इज क्रॉस फील्ड। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर की तरफ है। अरे कुछ डाउट है क्या? तो अब मुझे तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के ऊपर क्या लगाती है? फोर्स। बेचारा चार्ज हमने स्टेशनरी रखा हुआ था, मतलब उसका वेलोसिटी या स्पीड शुरुआत में कितनी थी उसकी? 0। बट जैसे हम लोग इसको स्विच ऑन करते हैं तो यहाँ पे ये D1 हो जाता है पॉजिटिव, D2 हो जाता है नेगेटिव, और वो पॉजिटिव पुश करता है, रिपेल करता है इस चार्ज को, और नेगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। जब मैं ऐसा बोलता हूं उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या लगाया? फोर्स लगाया। किसके ऊपर? वो फोर्स होता है Q इंटू E, और इस फोर्स के कारण चार्ज आगे बढ़ गया। चार्ज जब आगे बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या हो? जीरो ही रहेगी? नहीं, 0 से बढ़ गई वेलोसिटी। मान लो V1 हो गई। कितनी हुई? अब जैसे ही चार्ज अंदर एंटर करेगा, राइट, अंदर वो देखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अंदर वो देखेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बताओ क्यों? ओ, मम्मी ने बोला था, पापा ने बोला था, ऐसा क्यों 0 है? बोलो ना। चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? नहीं होती है गधो। हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, क्योंकि चार्ज सारा कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? सरफेस पे। अंदर कुछ है ही नहीं, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? तो हॉलो कंडक्टर बोला या फिर लिफ्ट बोला, लिफ्ट भी एक हॉलो कंडक्टर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आपके पास नेटवर्क होता है क्या? गधे, हर चैप्टर खत्म होने का है, बट कंसेप्ट दिमाग में नहीं जा रहे। तो जैसे ही एंटर करेगा, ये तो एक हॉलो कंडक्टर है, और हॉलो कंडक्टर के अंदर क्योंकि चार्ज सरफेस पे है ना, अंदर कुछ नहीं, निगेटिव चार्ज है, बट वो चार्ज कहां पे? अंदर से खाली है वो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी? तो अंदर खाली कौन सी फील्ड होगी? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर भी थी, मैग्नेटिक फील्ड इधर भी थी, मैग्नेटिक फील्ड इधर भी है, नहीं समझा? बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड बस दो प्लेट के बीच में 0 नहीं है, क्योंकि इधर कोई, यहां पे कोई हॉलो कंडक्टर है क्या? हॉलो मेटल कंडक्टर इधर है, हॉलो मेटल कंडक्टर इधर है, ये तो बीच का जगह था, तो ये बीच के जगह में मैग्नेटिक फील्ड भी है, और दोनों नॉट इक्वल टू 0 लिखा है मैंने। बट अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट मैग्नेटिक फील्ड 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का कोई किस्सा नहीं है ऐसा कि हॉलो कंडक्टर में से पास नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं। मैग्नेटिक फील्ड सब जगह से क्या होता है? पास होता है, राइट? तो मैग्नेटिक फील्ड सब जगह है। क्या सब जगह नहीं है? वंस अगेन हमने बीच में क्या रखा? पॉजिटिव आयन। D1 क्या हुआ? पॉजिटिव। D2 क्या हुआ? अच्छा, फिर पॉजिटिव ने इसको रिपेल किया और निगेटिव ने स्पीड बढ़ गया उसका। कितना स्पीड हो गया? जैसे वो अंदर एंटर किया उसको पता चला कि अंदर क्या नहीं है? कौन सी फील्ड है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मतलब और पुश होने वाला, मतलब उसका स्पीड और बढ़ने वाला। तो 0 से कितना हुआ है स्पीड? अब और बढ़ने वाला, बट अंदर कौन है? और मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज गया तो चार्ज क्या परफॉर्म करता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमेशा उस चार्ज को ऐसा होता है, हमेशा, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मूव हो रहा है, मतलब वो क्या परफॉर्म करेगा?
मतलब गोल घूमेगा। तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो ये ऐसा घूमेगा। समझा कि नहीं समझा? तो अभी ऐसा घूम रहा है और क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। तो थ्रू आउट द मोशन उसका स्पीड चेंज होगा कि नहीं होगा? एंटर किया था v1 स्पीड से, तो यहां तक कितनी स्पीड से आएगा? उतने ही स्पीड से आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्पीड बढ़ाती है या कम करती? बस क्या करती है? करेक्ट। तो अब आया वो इधर ओपनिंग पे आया। अब आपको इसको ऐसे सेट करना है, इसका फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करना है कि जैसे ये एक आधा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा तो आपकी पोलैरिटी चेंज होनी चाहिए। आपकी पोलैरिटी क्या होनी चाहिए? क्लियर है? तो आपको इस तरीके से इसकी फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, ठीक है? तो तुम बोलोगे सर ये कितना डिफिकल्ट है, ऐसा ध्यान देते रहेंगे क्या? मैं बोलूंगा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। एक ही बार बस पता करो कि कितने सेकंड के बाद ये इधर आता है और फिर उतनी सेकंड का पोलैरिटी सेट कर दो, ठीक है? तो तुम बोलोगे हर बार वो सेम अमाउंट में बाहर आएगा क्या? मैं बोलूंगा हाँ, मैं तुम्हें प्रूव करके दे दूंगा, ठीक है? सब आगे सुन लेना। तो अभी जैसे वो इधर आ गया, अब जैसे इधर आया तो हमने पोलैरिटी क्या कर दी? अबे एसी सोर्स है, हमेशा D1 पॉजिटिव और D2 नेगेटिव ऐसा रहेगा क्या? अब किसकी पॉजिटिव होने की बारी है? D2 हो जाएगा और D1 हो जाएगा। तो अब मुझे बताओ ये चार्ज पार्टिकल तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा और निगेटिव क्या करेगा? मतलब ये बोलने के पीछे ये है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स दोबारा लग रहा है, क्योंकि इस बीच में कौन है? और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को क्या करती है? एक्सेलरेट, उसका स्पीड बढ़ाती है, उसका। तो अब मुझे बताओ ये निगेटिव उसको अपनी तरफ खींचेगा, पॉजिटिव धकेलेगा उसको, तो स्पीड किधर तक कितना है? v1। अब इसके आगे बढ़ के कितना हो जाएगा कि नहीं होगा? नहीं समझा? तो v2 स्पीड हो गया यहां तक आते आते, है ना? अब जैसे इधर आएगा वो देखेगा क्या नहीं है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? अंदर कौन सी फील्ड है? तो वो क्या परफॉर्म करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर, बट इस बार रेडियस ज्यादा रहेगा। तुम बोलो क्यों? तो वो इसलिए साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला याद करो। साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला था mv इज इक्वल टू बी क्यू आर, याद है? अच्छा m को उधर भेज दो, तो v इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन m। सोचो मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे बताओ। इस जो मैं तुम्हें एक्सपेरिमेंट सिखा रहा हूं उसमें आपके मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्या? नहीं, क्योंकि आपने मैग्नेट फिक्स कर दिए। नीचे एक मैग्नेट रखा, ऊपर एक मैग्नेट रखा, मैग्नेट को बार बार चेंज कर रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है कि चेंज हो रही है? चार्ज, ये चार्ज जो इधर रखा है वो चेंज हो रहा है? अरे वो बस मूव हो रहा है, तो चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही? चार्ज का मास चेंज हो रहा है क्या? कैसे? वो चार्ज चेंज नहीं हो रहा तो मास का चेंज होगा। तो ये सारी क्वांटिटी कैसी है? और कांस्टेंट को अगर हटा दिया तो फिर इधर प्रोपोर्शनल का साइन आएगा। और अब बताओ स्पीड और रेडियस आपस में कैसे होंगे? मतलब स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस भी। तो अब मुझे बताओ v1 से ज्यादा कौन है? तो स्पीड इस बार, तो रेडियस इस बार उतना ही रहेगा कि इस बार ज्यादा रहेगा? और इस तरीके से वो v2 स्पीड से अंदर क्या परफॉर्म करेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर। अरे हाँ या ना? अब वो इधर आएगा, समझ में आ रहा है क्या? जैसे इधर आएगा वापस से पोलैरिटी क्या होगी? तुम बोलोगे ऐसा कैसे? तुम आगे सुनना। ये पहला आधा सर्कल परफॉर्म करने के लिए उसको जो टाइम लगा है और ये वाला आधा सर्कल परफॉर्म करने के लिए जो उसको टाइम लगा है, दोनों टाइम बिल्कुल सेम है। दोनों टाइम बिल्कुल। तुम बोलो ऐसा कैसा? ये पाथ छोटा तो टाइम कम लगना चाहिए, ये पाथ बड़ा तो टाइम क्या लगना चाहिए? ज्यादा लगना चाहिए। बट मैं बताता हूं टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस है। ये जो टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ सर्कुलर मोशन जो है वो आपके रेडियस और स्पीड पे डिपेंड करता नहीं है। मैं तुम्हें प्रूफ करके दे सकता हूं। कैसे? इधर आन दो, सब लोग इधर आन दो, लिखेगा कोई नहीं, बस इधर आन देंगे। मान लेते हैं कि एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए t इतना टाइम लग रहा है, ठीक है? लेट t बी द टाइम टू कंप्लीट वन कंप्लीट सर्कुलर पाथ या वन सर्कुलर रिवॉल्यूशन। एक सर्कुलर रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? t। पर तुम में से कोई बोलेगा सर वो तो सर्कुलर रिवॉल्यूशन कर ही नहीं रहता, वो आधा कंप्लीट करता है। तो फिर पूरे के लिए अगर t लगेगा तो आधे के लिए कितना लगेगा? t/2, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना। अच्छा, तो देन t/2 इज द टाइम टेकन
टू कंप्लीट कितना रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन, आधे रिवॉल्यूशन का टाइम जो है वो t/2 लो। कुछ डाउट है यहां तक? अब ये टाइम मुझे दिखाना है, ये ना स्पीड पे डिपेंड करता है ना रेडियस पे डिपेंड करता है, राइट? मैं तुम्हें दिखा देता हूं कैसे। मुझे बताओ, आपके पास एक फेमस फॉर्मूला है, जब भी स्पीड कांस्टेंट होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन। तो मान लेते फॉर एक रिवॉल्यूशन के लिए, फॉर 1 रिवॉल्यूशन स्पीड मान लो v है, कितना है v, डिस्टेंस जो है वो मान लो 2πr, ऑफकोर्स क्योंकि एक रिवॉल्यूशन मतलब एक सर्कल, और एक सर्कल मतलब कितना 2πr। मुझे पता है मुझे आधे सर्कल का टाइम और आधे सर्कल का ये सब स्पीड डिस्टेंस वगैरह लेना है, तुम बस देखते जाओ। और एक रिवॉल्यूशन का टाइम कितना रहेगा t, बराबर है। तो अब अगर मैं t को इधर लो v को उधर लू तो t इज इक्वल टू कितना आएगा 2πr अपॉन v, 2πr अपॉन। यहां तक डाउट है क्या? अच्छा, बट तुम्हारा जो पार्टिकल है वो क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन, साइक्लोट्रॉन मोशन, सर्कुलर मोशन, मैग्नेटिक फील्ड में रिवॉल्व हो रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला लगेगा। तो साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला क्या है? mv इज इक्वल टू bqr। तो यहां से मैं वेलोसिटी की वैल्यू निकालू तो आएगी bqr अपॉन m। ये उठा के मैं वेलोसिटी में पुटअप कर रहा हूं, मतलब ये टाइम पीरियड में पुटअप कर रहा हूं। तो देयरफॉर टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनेगा 2πr अपॉन v है कितना भाई? bqr अपॉन m। तो r और r क्या हो जाएगा? m कहां चला जाएगा? तो 2πm अपॉन bq। तो इतना टाइम लग रहा है एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए, बट वो एक सर्कल तो कंप्लीट करता ही नहीं, वो क्या करता है? आधा सर्कल। तो टाइम मुझे आधा सर्कल का चाहिए, तो देयरफॉर तुम्हारा t/2, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो t/2 कितना आ जाएगा? t/2 आ जाएगा πm अपॉन bq। तो जरा सोच के बताओ पाई वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? नंबर है वो। पार्टिकल जब मूव होता है तो उसका मास चेंज होता है क्या? नहीं। उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है? बिल्कुल नहीं। चार्ज चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो राइट हैंड साइड पूरी की पूरी क्या है? तो राइट हैंड साइड कांस्टेंट है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या रहेगा? तो टाइम टेकन टू कंप्लीट एवरी हाफ रिवॉल्यूशन सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? और जो गरीब लोग जिनके दिमाग में नहीं जा रहा है, भाई साहब टाइम के फॉर्मूला में रेडियस आया क्या? तो रेडियस चेंज होने के से टाइम चेंज होगा क्या? टाइम के फॉर्मूला में स्पीड आया क्या? तो स्पीड चेंज हो, रेडियस चेंज हो, टाइम का फॉर्मूला चेंज होने वाला? टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन चेंज होने वाला? तो अब मुझे बताओ, ये वाले हाफ रिवॉल्यूशन में, ये वाले हाफ रिवॉल्यूशन में क्या अलग अलग है? स्पीड और रेडियस। इसका स्पीड अलग है, इसका रेडियस, इसका स्पीड अलग है, इसका रेडियस। दोनों आधे सर्कल है, बट दोनों आधे सर्कल को लगने वाला टाइम सेम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब पिछली बार अगर 1 सेकंड में वो यहां से आया था, तो इस बार भी 1 सेकंड में यहां से यहां आएगा। और आपने वो फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड सेट करके रखी है, तो हर 1 सेकंड के बाद क्या होगा? पोलैरिटी चेंज होगी। तो बराबर 1 सेकंड के बाद वो यहां आएगा। मान लो 1 सेकंड, तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, और बराबर 1 सेकंड के बाद उसकी पोलैरिटी क्या होगी? तो अब दोबारा से D1 क्या बनेगा? पॉजिटिव, और D2 क्या बनेगा? तो यहाँ पे अभी एक्सपेरिमेंट खत्म नहीं हुआ, सुन लो। तो अब D2 जो है वो निगेटिव हो चुका है, और D1 क्या हो चुका है? तो पॉजिटिव, एक चार्ज पॉजिटिव है ना हमारा, तो और ये भी पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? और ये निगेटिव है, तो ये क्या करेगा? तो एक और बार इसका स्पीड बढ़ेगा। तो पिछली बार उसका स्पीड शायद यहां तक v2 था, तो अभी कितना होगा? हाँ, तो स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, एक्सेलरेट हो गया ना, स्पीड बढ़ गया, एक्सेलरेट हुआ। और स्पीड अगर बढ़ गया तो इस बार उसका रेडियस भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इस बार और बड़े रेडियस से मूव होगा। बोल नहीं समझा? अरे क्लियर है कि नहीं है? ओके, सो इस तरीके से हर बार जब जब वो इस स्पेस में जाता है, 2 डीज के बीच के स्पेस में जाता है, तो उसका स्पीड बढ़ता है। क्या बढ़ता है? और डीज के अंदर जाता है तो उसका रेडियस बढ़ा रहता है, रेडियस बढ़ा रहता है। अरे है नहीं, स्पीड बढ़ने के कारण। और वो क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर। तो मुझे बताओ, वापस से वो आधा सर्कल कंप्लीट करेगा। इस बार पहले से भी बड़ा पाथ है कि नहीं? पहले से भी बड़ा रेडियस है ना? ओके, तो बट अब ध्यान देना, बट यहां से आने के लिए जितना टाइम लगा था उतना टाइम यहां से आने के लिए लगेगा। कि रेडियस छोटा है, रेडियस बड़ा है, रेडियस बड़ा है, उससे टाइम के ऊपर कुछ इफेक्ट होता है? तो बराबर उतने ही टाइम में वो इधर आएगा जितने टाइम में पहले आया था। तो एक और बार पोलैरिटी क्या होगी? क्योंकि हमने सेट करके रखा है वैसा टाइम।
ये वाले टाइम, इतने टाइम के बाद पोलैरिटी क्या होने वाली है, क्योंकि इतना टाइम उसको लगता है एक सर्कुलर, एक आधा सर्कल कंप्लीट करने के लिए, तो बराबर इतने टाइम पे हमने पोलैरिटी क्या कर रहे हैं हम लोग, चेंज कर रहे हैं। तो जैसे वो इधर आएगा तो अब आपका स्पीड पहले कितना था, v3 ना, तो अब ये बनेगा d2 बनेगा तुम्हारा पॉजिटिव और d1 बनेगा नेगेटिव, और एक और बार स्पीड क्या होगा, चेंज होगा। क्यों, क्योंकि वो इधर आया, चार्ज पार्टिकल खुद पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल, और नेगेटिव क्या करेगा, और ये आपका स्पीड v3 से बढ़ के कितना हो जाएगा, और इस बार पहले से भी क्या ज्यादा रहेगा, नहीं स्पीड तो ज्यादा हो ही रहा है, रेडियस उससे भी, सो क्या बढ़ते आ रहा है, और क्या बढ़ते आ रहा है, रेडियस, स्पीड बढ़ा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और रेडियस बढ़ा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो बेचारा खाली गोल गोल घुमाता है। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, ऐसे समझो, क्योंकि स्पीड बढ़ने से अपने आप रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा ही, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से वो यहाँ आ गया। अच्छा, अब अगेन उसको यहाँ तक आने के लिए टाइम इतना ही लगेगा कि कुछ अलग लगेगा, हाँ, हर बार सेमी सर्कल कंप्लीट करने के लिए टाइम क्या लगता है, बिकॉज टाइम टेकन टू कंप्लीट सेमी सर्कल ना आपके रेडियस पे डिपेंड करता है ना आपके, राइट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड रेडियस। सो ये टाइम भी अभी उतना ही, और बराबर उतने टाइम के बाद आपका पोलैरिटी क्या होता है, और वंस अगेन d1 हो गया पॉजिटिव और d2 हो गया। अच्छा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, है कि नहीं, तो इसकी स्पीड और बढ़ेगी, और स्पीड और बढ़ेगी तो इस बार रेडियस पहले से भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो रेडियस एक टाइम के बाद रेडियस इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो बिल्कुल ही उसकी रेडियस डीस के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगी, तो तुम सुनो ना यार भाई, रेडियस बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही बढ़ते जा रही, तो रेडियस क्या इस डीस से ज्यादा हो जाएगी क्या, नहीं, मैक्स टू मैक्स रेडियस इस डीस के उतनी हो सकती है, क्योंकि उससे डीस से बाहर जाने जाए, मतलब डीस, ये डीस है ना यहाँ पे, तो उसकी रेडियस मैक्सिमम डीस के उतनी हो सकती है, उससे ज्यादा पॉसिबल। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे उसकी रेडियस बहुत ज्यादा हो जाएगी तो हम लोग यहाँ पे एक होल बनाएंगे, एक्चुअली वो पहले से होल बना हुआ रहता है, तो यहाँ पे एक होल बनाएंगे। अब इसकी रेडियस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो वो मतलब ऑलमोस्ट टच करके जा रहा होगा, तो जैसे ही यहाँ पे एक होल बना हुआ है, इस होल में के बाहर इधर टारगेट न्यूक्लियस रखा जाता है, क्या रखा जाता है, और ये आके उस टारगेट न्यूक्लियस के साथ कोलाइड होता है। ऐसा तुम बोलोगे बाहर कैसे आया, बिकॉज उसका रेडियस काफी ज्यादा हो चुका है, रेडियस काफी ज्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट डीस के बराबर हो चुका है। तुम बोलोगे आपके यहाँ पे तो नहीं है डीस के बराबर, अभी क्या जिंदगी भर डायग्राम ड्रॉ करते रहूंगा, कुछ इमेजिनेशन भी लगाओ ना, स्पीड बढ़ते जाएगा, रेडियस बढ़ती आएगी, एक टाइम ऐसा होगा कि इसकी रेडियस बिल्कुल किसके बराबर हो जाएगी, तो फिर अगर कहीं पे होल बनाएगा, डीज में कहीं पे होल बनेगा, तो उस होल से वो कहाँ आएगा, बाहर आएगा, क्योंकि उधर होल बना हुआ है, और बाहर जब आएगा तो बाहर रखे हुए टारगेट न्यूक्लियस से क्या होगा, कोलाइड होगा। बट जब अभी कोलाइड होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। कैसे बताओ, उसका ये जो स्पीड है v, वो कितनी बार चेंज हुआ था, बहुत बार चेंज हुआ था। पहले स्पीड v से 0 से कितना हुआ, v1, फिर कितना हुआ, फिर v5, और जाके उसके v5 के बराबर उसकी क्या है बोलो, काइनेटिक एनर्जी। तो स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा है। इतने हाई एनर्जी के साथ जाके टारगेट न्यूक्लियस से कोलाइड होगा तो उसको ब्रेक कर देगा, और फिर जो भी हमारा एक्सपेरिमेंट, हमें ब्रेक करने से लेना जाना था, आगे भाड़ में गया जो भी हुआ, राइट, नहीं समझा। इस तरीके से कौन करता है, काम करता है, साइक्लोट्रॉन। टाइम टेकन टू कंप्लीट 1/2 रिवॉल्यूशन कितना है बोलो, एंड ये टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड एंड, सो मैं इधर लिख रहा हूं, सो देयरफॉर टाइम So time taken to complete each half revolution is same as it is independent of radius and speed of particle, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन अगर आपको निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन वो होती है 1/, अरे आपको याद नहीं क्या, पीरियड और फ्रीक्वेंसी आपस में क्या होता है, रेसिप्रोकल।
तो 1/t, तो t है तुम्हारा 2πm अपॉन BQ। पीरियड, हाँ पीरियड, हाफ रिवॉल्यूशन वाला नहीं, फुल रिवॉल्यूशन वाला। तो पीरियड के लिए कैपिटल T लेना पड़ेगा। तो BQ कहाँ जाएगा, ऊपर, तो BQ इज इक्वल टू आएगा 2πm। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है, समझता है क्या? एक सेकंड के बाद कितने, एक सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? एक सेकंड में अगर 50 रिवॉल्यूशन परफॉर्म करेगा तो फ्रीक्वेंसी हुई 50 हर्ट्ज, ऐसा चलता है। सो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो स्पेस, सॉरी दो डीज के बीच का जो स्पेस है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो उसकी स्पीड बढ़ाता रहता है। हर हाफ रिवॉल्यूशन के बाद पार्टिकल का स्पीड बढ़ाता है, और मैग्नेटिक फील्ड उसको सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो ऑलमोस्ट किससे इक्वल बनेगी, हाँ डीज के रेडियस से इक्वल बनेगी। उस मोमेंट पे उसका स्पीड भी मैक्सिमम रहेगा और उसका काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि और रेडियस, बड़ा रेडियस पॉसिबल नहीं, तो और बड़ा स्पीड भी पॉसिबल नहीं होगा, और बड़ा काइनेटिक एनर्जी भी पॉसिबल नहीं होगा जब उसकी रेडियस किसके बराबर बनेगी, डीज के बराबर। ठीक है, तो व्हेन तो आपकी रेडियस जब मैक्सिमम हो जाती है, आर मैक्स हो जाती है, तो आपका स्पीड भी क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो मैक्सिमम स्पीड कितना रहेगा, तो देयरफॉर आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, या वी मैक्स का फॉर्मूला। वैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या है, नॉर्मल स्पीड, तो वो फॉर्मूला है मेरे हिसाब से कितना था वो, बी क्यू आर अपॉन एम,
है ना, स्पीड का फॉर्मूला बी क्यू आर अपॉन एम। बट जब रेडियस मैक्सिमम हो जाएगी, मतलब रेडियस के जगह पे मैं आर मैक्स पुटअप कर दूंगा, है ना, रेडियस को मैक्सिमम कर दूं, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा। तुम्हें ये समझा क्या? सो व्हेन रेडियस बिकम मैक्सिमम, क्योंकि बहुत बड़ा पाथ हो गया, तो स्पीड भी क्या हो जाएगा, और एट द सेम टाइम काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, मैक्सिमम। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी फिर? तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, हाफ mv स्क्वायर मैक्स। मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास हमेशा थी, जब जब रिवॉल्व करा था उसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी। मुझे मैक्सिमम पॉसिबल चाहिए, कब, जब वो कोलाइड होता है तब। तो तब जब कोलाइड कब होगा, जब रेडियस मैक्सिमम होगी, क्योंकि उससे ज्यादा रेडियस पॉसिबल नहीं, तो अभी उसको कहाँ आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। तो उस टाइम पे उसका स्पीड भी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। तो फॉर द पुट अप, तो हाफ एम कितना है स्पीड, स्पीड कितना है बोलो, बी क्यू आर मैक्स अपॉन एम, और उसका क्या स्क्वायर, तो आएगा हाफ एम बी का स्क्वायर क्यू का स्क्वायर आर मैक्स का स्क्वायर और नीचे एम का स्क्वायर। तो एक और एम क्या हो जाएगा, कैंसल होगा ना। तो क्या बनेगा काइनेटिक एनर्जी बोलो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैक्सिमम, हाँ फाइनल नहीं, मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलो क्या रहेगी, ए ऊपर बचेगा बी स्क्वायर, फिर क्यू स्क्वायर, फिर मैक्सिमम रेडियस का भी स्क्वायर, नीचे 2 और m, 2 और m, ठीक है। तो इस तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी हो गई मैक्सिमम। बाउंसर गया ये, क्या नहीं समझा इसमें बोलो ना, हाफ रिवॉल्यूशन वाला टाइम समझा, हाँ हाफ रिवॉल्यूशन वाला टाइम। कभी कभी ना 2 मार्क का क्वेश्चन आता है कि प्रूफ या शो दैट द स्पीड ऑफ द, नहीं स्पीड नहीं, टाइम टेकन टू कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड स्पीड। तो तुमको फिर यहां से लेके, मतलब ये स्टेटमेंट तक, यहां तक देना है आपको, मतलब बेसिकली यहां तक दिया तो भी चलेगा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बता दिया मैंने कितना है, मतलब 1 सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व होता होगा ये बता दिया। और इसके बाद ये बता दिया कि एक जब ये एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू परफॉर्म होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका रेडियस और बढ़ने वाला, क्योंकि वो ऑलमोस्ट फिर डीज के बराबर हो जाएगा। और जब रेडियस वो डीज के बराबर हो जाएगी तो समझ जाओ कि अभी रेडियस मैक्सिमम हो चुकी है, इसके और ज्यादा रेडियस होगी नहीं। अब इसको बाहर आने का टाइम है, क्योंकि अभी वो तो अभी इससे ज्यादा रेडियस क्या ही हो सकती है, और कितना कमाओगे आप इसको। तो रेडियस अभी मैक्सिमम हो गई, तो जिस मोमेंट पे रेडियस मैक्सिमम हुई स्पीड भी क्या हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और रेडियस आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैंने स्पीड का फॉर्मूला लिखा, उसमें रेडियस के जगह पे मैक्सिमम रेडियस पुटअप करी, तो स्पीड के जगह पे क्या लिखा, मैक्सिमम स्पीड। फिर उस मोमेंट पे काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, मैक्सिमम, वो भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लिया, उसमें मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू रख दी, और फाइनली मुझे काइनेटिक एनर्जी निकल के आई, जिस एनर्जी से वो कोलाइड हो रहा है वो एनर्जी है बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर अपॉन 2m। कुछ डाउट है क्या कि बाउंसर है? तो यहाँ पे साइक्लोट्रॉन, ये टॉपिक खत्म हो चुका है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। सो जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब बता दिया आपको। अरे क्लियर है कि नहीं? बस मॉर्निंग बैच, अरे ये क्या है।